हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी की, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और इसका 9th चैप्टर यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसको हम लोग पार्ट 4 में आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 में अभी तक हम लोग जो है ये चीज़ समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किस प्रकार से होते हैं और इतने सारे अमेंडमेंट जो अभी तक हुए हैं वो किस किस वजह से हुए हैं ये भी हम लोगों ने देखा है। तो चलिए पार्ट 4 में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, बात करेंगे अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हुआ है और बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या है इसके बारे में बात करेंगे। One thing that has had a long-lasting effect on the evolution of constitution is the theory of basic structure of the constitution। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन पर बहुत लंबा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, एक बहुत लंबे समय तक प्रभाव पड़ा है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यू नो ऑलरेडी दैट द जुडिशरी एडवांस्ड दिस थ्योरी इन द फेमस केस ऑफ केशवानंदा भारती। मैंने आपको बताया था पिछले बार भी, 1973 में केशवानंदा भारती का जो केस हुआ था, जो केरला की एडनीर मठ के एक संस्थापक हुआ करते थे और इनकी कुछ जमीन वगैरह का मुद्दा था। आर्टिकल 26 को चैलेंज किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, और इनके बहुत ही फेमस वकील थे नाना भाई पालकीवाला। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था और ये केस जीत चुके थे। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिससे बेसिक स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन निकल के आई थी। ठीक है, दिस रूलिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? सबसे पहले इसमें तो पार्लियामेंट की जो पावर्स है उसके ऊपर लिमिट लगाई गई थी कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो कुछ लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट चाहे जितना जो चाहे अमेंड कर सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसने ये बोला था दैट नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करे, वायलेट करे। ठीक है, ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इट अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन इट्स लिमिटेशन। यह बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो अपने लिमिटेशन में रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी या पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, लेकिन अपने लिमिटेशन में रहते हुए। ठीक है, and it places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates the basic structure and what constitutes the basic structure। और जुडिशरी को यह पावर दी है कि वो फाइनल अथॉरिटी रहेगी किस चीज में, इस बात को चेक करने के लिए कि कोई भी अगर अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा। ये चेक करने का काम किसका है, फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी, जुडिशरी के पास। और साथ ही साथ कि जुडिशरी भी ये भी डिसाइड करेगी जुडिशरी की व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू या नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करने का काम रहेगा जुडिशरी का। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंदा रूलिंग दी थी 1973 में, और in the past 4 decades this decision has governed all interpretations of the constitution and all the institutions in the country have accepted the theory of basic structure। ठीक है, तो पिछले 4 दशकों में क्या हुआ है कि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, उसने और सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस देश में काम कर रहे हैं उसने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को। इनफैक्ट द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज itself an example of a living constitution। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो खुद में एक एग्जाम्पल है किसका, लिविंग डॉक्यूमेंट होने का या लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन होने का। क्योंकि देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये थ्योरी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जो है ये थ्योरी निकल के आई है, एंड दस द जुडिशरी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन हैव प्रैक्टिकली अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। तो जुडिशरी और उसके इंटरप्रिटेशन ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से प्रैक्टिकली अमेंड कर दिया है, कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल अमेंडमेंट जुडिशरी तो कर नहीं सकती, वो तो पार्लियामेंट में होगा, लेजिस्लेचर के द्वारा होगा।
लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक थ्योरी लाई है जुडिशरी के द्वारा, उसने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट ही अमेंड कर दिया। ठीक है, कैसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर की एक थ्योरी आ गई तो हर चीज के ऊपर जो है एक लिमिटेशन लग गया कि पार्लियामेंट जो है बहुत सारी चीजें अमेंड नहीं कर सकती। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं है कि पार्लियामेंट क्या क्या चीज अमेंड नहीं कर सकती है, लेकिन वो चीज बेसिक स्ट्रक्चर से लिमिटेड हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ने एक तरीके से क्या करा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर दिया विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। ठीक है, फॉर्मल अमेंडमेंट क्यों नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जुडिशरी फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। फॉर्मल अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा ही हो सकते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग डॉक्यूमेंट्स इवॉल्व इन दिस मैनर थ्रू डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशंस एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट जो है वो इसी तरीके से इवॉल्व होते हैं। और 1973 से अगर हम बात करें, द कोर्ट हैज इन मेनी केसेस elaborated upon this theory of basic structure and given instances of what constitutes the basic structure of the constitution of India। ठीक है, तो 1973 से क्या हुआ कि अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी को एलैबोरेट किया है, इस थ्योरी को बड़ा किया है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को, और बहुत बार ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है। इन अ सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज फर्दर कंसोलिडेटेड द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय सेइंग दैट सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। इट हैज अंडरलाइंड द रिजिड नेचर while by allowing amendments to all others it has underlined the flexible nature of the amending process। तो एक तरीके से जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया है उसने भी ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात जो है वो कही है। कैसे? रिजिडिटी के मामले में ये बोल दिया कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होंगे, तो वो रिजिड हो गया। और बोला गया कि कुछ पार्ट को चेंज किया जा सकता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होंगे, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी सन 2000 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जस्टिस वेंकट चलैया। अपोजिशन पार्टीज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने इस कमीशन का बॉयकॉट किया। While a lot of political controversy surrounded this commission, the commission stuck to the theory of basic structure and did not suggest any measures that would endanger the basic structure of the constitution। ठीक है, तो बहुत सारे जो है वो बवाल वगैरह हुआ, काफ़ी सारा बॉयकॉट हुआ, और इस सभी चीज़ों के बीच में जो कमीशन है वो अपनी इस बात पर अड़ा रहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो ठीक है, और उसने ऐसे कोई भी मेजर्स जो है वो सजेस्ट नहीं किए जो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो सकते हैं। तो दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है उसका सिग्निफिकेंस या उसका महत्व आप इसी बात से देख सकते हैं कि कोई भी अगर रिव्यू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही है। ठीक है, देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस चेंज्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें यह पता लगेगा कि कैसे जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ है, जुडिशरी के द्वारा संविधान का इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान के समझ को बदला है। कैसे? इन मेनी डिसीजंस द सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट्स। है ना, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो जॉब्स है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब आप पढ़ाई करने जाते हैं वहां पर जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन चुका है, आज की डेट में ऐसा ही होता है। सिमिलरली इन द केस इन्वॉल्विंग रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर एंड रूल दैट पर्सन्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी वर नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स अंडर रिजर्वेशंस। ठीक है, ओबीसी के केस में क्या बोला गया कि एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया, है ना, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, जिसकी ज्यादा इनकम होगी, उसको क्रीमी लेयर में रखा गया। और ये बोला गया कि जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको फिर रिजर्वेशन या आरक्षण के फायदे नहीं मिलेंगे। इन द सेम मैनर द जुडिशरी हैज कंट्रीब्यूटेड टू एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट बाय इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजंस कंसर्निंग राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड द राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब चीजों को लेकर भी जो है जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है और इनफॉर्मल तरीके से अमेंडमेंट जुडिशरी ने उस पर कंट्रीब्यूट किया है। दीज आर इंस्टेंसेज ऑफ हाउ रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट
रूलिंग बाय द कोर्ट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हमें यह पता लगता है कि किस तरीके से जो कोर्ट की रूलिंग है उसने अपना योगदान दिया है या कंट्रीब्यूट किया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन के रह रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वी हैव डिस्क्राइब्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक अ लिविंग बीइंग, किसी एक जीवित व्यक्ति की तरह, दिस डॉक्यूमेंट्स कीप रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज है जो समय समय पर जब जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हालात हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करता रहता है। ठीक है, लाइक अ लिविंग बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंस। In fact, that is the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the durability of the constitution। तो constitution की durability इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जैसे जैसे हालात बदलते रहते हैं, जब जो situations आती रहती है उसके हिसाब से ये response करता रहता है। Even after so many changes in the society, the constitution continues to work effectively because of this ability to be dynamic, to be open to interpretations and the ability to respond to the changing situations। तो समाज में इतने सारे चेंज आ चुके हैं। 1950 की जो सोसाइटी थी, जो इंडिया था, वो बहुत अलग था। आज की डेट में बात करें 2022 का जो इंडिया है वो काफ़ी अलग है। लेकिन फिर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में यानी कि 1950 में बना था वो अभी तक चल रहा है। उसके पीछे कारण यही है, क्यों? क्योंकि एक तो ये डायनामिक है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशंस है। मैंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट में ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इंटरप्रिटेशंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है और साथ ही साथ जो बदलते हालात हैं, जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं, उसको भी ये रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए ये एक तरीके से क्या है, अभी तक इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बनी हुई है। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज कीप इवॉल्विंग ओवर टाइम एंड द सोसाइटी इंगेजेस इन एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, डेमोक्रेसी में यही होता है, यहाँ पर कोई ऑटोक्रेसी तो चल नहीं रही है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि मोनार्की तो है नहीं। डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि जो प्रैक्टिसेस हैं और जो आइडियाज़ हैं वो समय के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं और उसी के हिसाब से फिर सोसाइटी जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है। तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। A constitution which protects democracy and yet allows for evaluation of new practices becomes not only durable but also the object of respect from the citizens। तो जो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है जो डेमोक्रेसी को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही साथ जो नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं उनके इवैल्यूएशन को भी अलाउ करता है। तो उससे क्या है कि एक तो लंबे समय तक चलेगा कि अब हालात के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1950 में था, आज 2022 में भी है, 2050 में भी होगा, इस तरीके से चल रहा है। एक ये तो है ही है, और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनको भी, वो भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हैज द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाया है या नहीं। इन द पास्ट 6 decades some very critical situations arose in the politics and constitutional development of the country। पिछले 6 दशकों में या 60 साल में कुछ इस तरीके की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस जो है वो पॉलिटिक्स में भी आई है और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी आई है। वी हैव मेड अ ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन दिस चैप्टर। हमने कुछ बात करी है ना, जो कोलिजन पॉलिटिक्स थी उसकी बात करी, 1974-76 का जो इमरजेंसी का एरा था वहाँ की बात करी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज की बात करें तो मोस्ट सीरियस क्वेश्चन दैट केम अप अगेन एंड अगेन फ्रॉम 1950 वाज अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बार बार ये जो सवाल है वो सामने निकला है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट क्या करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पर हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाते हैं। एंड देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसीलिए अब क्योंकि इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज व्हाट, डेमोक्रेसी इज बेसिकली रूल ऑफ द पीपल। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव अगर लेजिस्लेचर में जा रहे हैं या पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो बाकी जो अदर ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, उससे ऊपर होंगे। At the same time, there is the text of the constitution and it has given powers to other organs of the government। ठीक है, लेकिन उसी समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को भी पावर दी है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी पावर है, जुडिशरी के लिए भी पावर है। तो इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क। तो जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है वो इसी फ्रेमवर्क के दायरे में रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर दे, है ना।
तो डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की बात नहीं है, सिर्फ लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ की बात भी है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए और साथ ही साथ उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो काम किया जाए। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन अ बैलेंस विद ईच अदर। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, मतलब पीपल के लिए वो काम करने चाहिए और साथ ही साथ वो आपस में भी एक बैलेंस बना के चलने चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, इनके बीच में भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी। ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट थॉट दैट इट हैड द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉज एंड अमेंडमेंट्स फॉर फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, बैकवर्ड एंड द नीडी। ठीक है, जब जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में अगर कभी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो पार्लियामेंट को ये लगा कि उसके पास ये जिम्मेदारी भी है और ये शक्ति या ये पावर भी है कि वो कानून बना सकती है, अमेंडमेंट्स भी कर सकती है। किसके लिए? जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कानून बना सकते हैं। तो जुडिशरी ने क्या बोला था? जुडिशरी इंसिस्टेड that all this has to take place within the framework provided by the constitution and pro people measures should not bypass legal procedures। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला या जुडिशरी ने यह बोला कि आप लॉ बिल्कुल बना सकते हैं। किसके लिए? जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए बिल्कुल आप कानून बना सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो है संविधान के दायरे में होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रो पीपल मेजर्स आप ले रहे हैं, मतलब लोगों के भलाई के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं, वो लीगल प्रोसीजर्स को बाईपास नहीं करने चाहिए। मतलब वो जो कानूनी दायरा है, मतलब जो कानूनन वैलिड है, जो लीगली वैलिड है, उसके हिसाब से आप करेंगे, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज वंस यू बाईपास लॉज इवन विद गुड इंटेंशंस दैट कैन गिव एन एक्सक्यूज टू द पावर होल्डर्स टू यूज देयर पावर आर्बिट्रेरली। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब पार्लियामेंट तो ये कह सकता है ना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे अगर कभी ऐसा होता है कि लीगल प्रोसीजर को बाईपास करना पड़े तो करने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जुडिशरी ने यह बोला कि अगर आपकी इंटेंशन भले ही अच्छी है, आप लोगों के लिए, आप जरूरतमंदों के लिए कोई लॉ बनाना चाहते हैं, है ना, अगर उसमें आप लीगल प्रोसीजर को बाईपास कर भी देते हैं, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो लोग पावर में हैं फिर वो अपनी शक्तियों का क्या करेंगे? आर्बिट्ररी तरीके से फिर उसका यूज करने लगेंगे और वो चीज सही नहीं होगी। और डेमोक्रेसी जो है इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर एज इट इज अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की भलाई के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो लोग अपनी पावर का आर्बिट्ररी तरीके से या गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर चेक लगाना, ये भी डेमोक्रेसी का एक काम है। ठीक है, द सक्सेस ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन रिजॉल्विंग दीज टेंशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सक्सेस है, वर्किंग की जो सक्सेस है, वो इन टेंशंस को रिजॉल्व करने में ही लाई करती है। जुडिशरी इन इट्स फेमस केशवानंदा रूलिंग केस फाउंड a way out the existing complications by turning to the spirit of the constitution rather than its letter। ठीक है, जुडिशरी ने जो है केशवानंदा केस में ये पाया कि जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, उनके लिए एक रास्ता ये निकाला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेटर है, लेटर मतलब जो उसके वर्ड्स लिखे हुए हैं, उस पर नहीं जाएंगे, हम उसकी जो पीछे जो इंटेंशन है, जो स्पिरिट है, उसको देखेंगे। ठीक है, अब वही बात है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम लेटर वाइज बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो नोवेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट सच एंड सच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है। तो इन दिस सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज द इन्वेंशन ऑफ द जुडिशरी। तो इस हिसाब से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है ये जुडिशरी का इन्वेंशन हो जाता है। तो हाउ डिड इट इन्वेंट सच अ नॉन एग्जिस्टेंट थिंग? तो जुडिशरी ने ऐसी चीज कैसे इन्वेंट कर दी जो थी ही नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो जुडिशरी ने ये कैसे इन्वेंट कर दिया? एंड हाउ इज इट दैट ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सेप्टेड दिस ड्यूरिंग द पास्ट 4 डिकेड्स? और जुडिशरी ने तो चलो इन्वेंट कर दिया तो कर दिया, बाकी सारे लोग कैसे मान गए? बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, वो कैसे मान गया?
कि इस तरीके का कोई ऑर्गन है, मतलब इस तरीके की कोई एक थ्योरी है। तो देयर इन लाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। तो यहीं पर जो है लेटर और स्पिरिट के बीच का जो डिफरेंस है वो लाई करता है। कोर्ट जो है वो इस कंक्लूजन में आया कि दैट इन रीडिंग अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट वी मस्ट रिस्पेक्ट द इंटेंट बिहाइंड दैट डॉक्यूमेंट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ते हैं तो उसके पीछे की जो भावना है, जो इंटेंशन है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अ मियर टेक्स्ट ऑफ लॉ इज लेस इंपॉर्टेंट देन द सोशल सर्कमस्टेंसेज एंड एस्पिरेशंस दैट हैव प्रोड्यूस्ड दैट लॉ और डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उस लॉ के जो सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस लॉ को बनाने के पीछे सोसाइटी के क्या हालात थे, लोगों की क्या उम्मीदें थी, क्या आकांक्षाएं थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कोर्ट वॉज लुकिंग एट द बेसिक स्ट्रक्चर एज समथिंग विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल। तो कोर्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से देख रहा था कि एक ऐसा ये मतलब थ्योरी है या एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी उम्मीद या उसकी कल्पना भी जो है वो नहीं की जा सकती। तो दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही बात है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है या इंटेंट है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि लेटर के ऊपर। अगर लेटर के ऊपर फोकस करते तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी तो आने का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो अवर डिस्कशन of the role of judiciary in the paragraph above brings out one more fact. In the background of the fierce controversy that raged between 1967 and 73, Parliament and executives also realized that a balanced and long-term view was necessary. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंदा केस में रूलिंग दी तो some attempts were made to ask the court to reconsider its ruling. जब केशवानंदा भारती ने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया, तो वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए कि सुप्रीम कोर्ट को यह बोला जाए कि वो अपनी रूलिंग जो है, अपने फैसले को बदले। और जब ये चीजें फेल हो जाती है तो 42nd अमेंडमेंट जो है वो लाया जाता है और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को असर्ट किया जाता है। मतलब पहले जुडिशरी को बोला गया कि आप इसमें कुछ कुछ चेंज कीजिए, जुडिशरी ने मना कर दिया, तो पार्लियामेंट ने कहा कि चलो मैं अब अपनी पावर दिखाता हूं, और अमेंडमेंट लगाते हुए जो है 42nd अमेंडमेंट में बताया था मैंने आपको, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चेंज की गई थी। लेकिन उसके बाद कोर्ट जो है वो फिर से आता है और कोर्ट अपने जो प्रीवियस स्टैंड था उस पर बना रहता है। मिनर्वा मिल का जो केस था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने चीज़ों को दोबारा से वही बोलता है जो उसने केशवानंदा भारती के केस में बोली थी। और इवन 4 डिकेड बीत जाने के बाद भी, जब से केशवानंदा भारती का केस आया है तब से 4 डिकेड से ज़्यादा बीत चुके हैं, दिस रूलिंग हैज़ डोमिनेटेड आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है वो इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर होता है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो आज भी वैलिड है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इनवॉयलेबल बेसिक स्ट्रक्चर। तो सभी ने, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, सब ने अब जो है इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इनवॉयलेबल है, यानी कि उसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। इवन व्हेन देयर वाज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that exercise could not cross the limit set by the theory of basic structure। अब बात यह भी आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करने की अगर बात है, क्योंकि ये तो जुडिशरी की पावर है, रिव्यू कौन करेगा, जुडिशरी, तो रिव्यू करने की जो पावर है उस पर भी लिमिट लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, जो रिव्यू वाली बात है वो भी एक दायरे के अंदर, एक लिमिट के अंदर रहते हुए ही होगी। When the constitution was made, leaders and people of our country shared a common vision of India। ठीक है, जिस समय हमारा देश बन रहा था या संविधान बन रहा था, उस समय जो हमारे देश के लोग थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने एक कॉमन विजन जो है वो भारत के लिए देखा था। जो नेहरू की फेमस स्पीच थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, द विजन वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो ऑल द लीडर्स मेंशन्ड दिस विजन कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ये चीजें होनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी डिग्निटी और उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए कि लोगों की जो सामाजिक बराबरता है, समानता है, वो होनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए, लोगों की भलाई होनी चाहिए, वेलबींग ऑफ ऑल पीपल। यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है, लोगों की में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, और नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता होनी चाहिए। तो दिस विजन हैज नॉट डिसअपियर्ड, ये जो विजन है ये खोया नहीं है। पीपल एंड लीडर्स अलाइक होल्ड द विजन एंड होप टू रियलाइज इट। जो लोग थे और जो लीडर्स थे वो इस विजन को अभी भी पकड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको रियलाइज
किया जाएगा। देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ड ऑन दिस विजन हैज रिमेन्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी इवन आफ्टर हाफ आ सेंचुरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, क्योंकि अब वही बात है ना कि ये जो विजन था, इसी विजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब तो ये इसीलिए क्योंकि ये विजन अच्छे थे कि लोगों की भलाई होगी, लोगों की सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो उसी के आधार पर जो है रिस्पेक्ट का ये एक ऑब्जेक्ट था और इसीलिए लोग जो है इसको क्या करते हैं, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये एक अथॉरिटी का जो मुद्दा है, मतलब अथॉरिटी आज भी इसी की चलती है और साथ ही साथ ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट भी जो है वो लोगों के मन में बना हुआ है। द बेसिक वैल्यूज गवर्निंग अवर पब्लिक इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट। जो बेसिक वैल्यूज है जो हमारे पब्लिक इमेजिनेशन को गवर्न करती है वो आज भी जस की तस बनी हुई है। मतलब बेसिक वैल्यूज क्या है, जो हम उस समय चाहते थे कि देश में ये चीज़ें होनी चाहिए, और हमारी पब्लिक इमेजिनेशन यही थी कि जो हम चाहते थे, और बेसिक वैल्यूज वो हैं जो संविधान में चल रही हैं, वो आज भी इंटैक्ट बनी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। चैप्टर काफ़ी आसान था, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी थी, और इसी के साथ ये 9th चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक चैप्टर जो है वो हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द कवर कर लेंगे और इसी के साथ ही हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप हमसे ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं support@okul.co पर, और साथ ही साथ जो है अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस को अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, नए चैप्टर, लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।